जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है 17 नवंबर से, उसके लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें दोस्तों हम लोग भौतिक विज्ञान के 20 क्वेश्चंस, जीव विज्ञान के 20 क्वेश्चंस और रसायन विज्ञान के 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा कि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस को। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। पहला साथियों क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है और इस बल को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल जो है इसको कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि साथियों आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं मांसपेशीय ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है रॉकेट कार्य करता है। तो दोस्तों जो रॉकेट है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर दोस्तों रॉकेट जो है ये कार्य करता है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 80 केजी है ये m का मान कितना दिया है यहाँ पर। तो दोस्तों 80 केजी दिया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो v दिया है, v कितना है? वेग दोस्तों जो दिया है ये दिया है 60 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो फार्मूला होता है संवेग का वो क्या होता है? तो आप सभी को दोस्तों मालूम होना चाहिए कि संवेग का जो फार्मूला होता है ये होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो द्रव्यमान है ये कितना दिया है? तो ये दिया है 80 केजी। ठीक है, और दोस्तों जो वेग दिया है ये कितना दिया है? तो ये दिया है 60 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से दोस्तों निकल कर आएगा 48 और दोस्तों डबल जीरो लगा देंगे तो 4800 जो यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जो अवतल दर्पण है, तो दोस्तों जो अवतल दर्पण होता है वो अंदर की ओर जो है इसमें प्लेन रहता है और दोस्तों जो बाहर है इसकी बाहर की ओर पॉलिश रहती है। ठीक है दोस्तों, इसको जो है ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो वस्तु है वस्तु कहाँ पर रखी है। तो ये दोस्तों फोकस हो गया और ये क्या है? तो ये दोस्तों वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो वस्तु है दोस्तों वस्तु को कहाँ पर रखा गया है? तो वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच रखने की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो इसकी आकृति है कहाँ बनेगी। तो दोस्तों जब पहले बात तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इस पे जो है दोस्तों अगर वस्तु जो है वस्तु अनंत पर रखी है, कहाँ पर रखी है? तो यहाँ पर दोस्तों वस्तु जो है अनंत पर रखी है, इन्फिनिट पे अगर रखी है तो दोस्तों इसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो ये दोस्तों इसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा और दोस्तों इसका जो आकार रहेगा कितना रहेगा? तो ये दोस्तों बिंदु के आकार का रहेगा। ठीक है, जब दोस्तों प्रतिबिंब को जो है इसको दोस्तों 1 नंबर डाल लेते हैं और यहाँ पर जो है 1 नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, जब दोस्तों वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे यानी कि दोस्तों यहाँ पर रखेंगे, तब दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब है इसको 2 नंबर डाल लेते हैं। इसका जो प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ पर बनेगा? तो इसका दोस्तों प्रतिबिंब है ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और वस्तु से छोटा बनेगा। लेकिन दोस्तों जब वह वस्तु को जो है यहाँ पर रखते हैं वक्रता केंद्र पर, इसको 3 नंबर डाल लेते हैं, तो तब दोस्तों जो प्रतिबिंब है ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और जो है वस्तु के बराबर बनेगा, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब दोस्तों वस्तु को जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, 4 नंबर इसको डाल लेते हैं, तब दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब है ये बनेगा
किस कहाँ पर बनेगा, तो ये साथियों बनेगा जाके इन्फिनिट और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, इसको 4 नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, और साथियों जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तब इसका जो प्रतिबिंब दोस्तों है कहाँ पर बनेगा, तब साथियों इसका जो प्रतिबिंब है ये जो है यहाँ पर बनेगा अनंत पर। ठीक है, ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जब प्रतिबिंब को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब दोस्तों इसका प्रतिबिंब जो कहाँ पर बनेगा, तब इसका जो प्रतिबिंब दोस्तों आभासी प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ पर बनेगा। 6 नंबर इसको डाल लेते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र यानी दोस्तों सी है और जो एफ है फोकस के बीच रखा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये रखा है प्रतिबिंब। 4 नंबर प्रतिबिंब को देखते हैं, तब दोस्तों इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दोस्तों जो है इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है सी के बाद बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सी के बाद, ये दोस्तों बन रहा है इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा सी के बाद जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन दोस्तों हम आपको एक बात और बता रहे हैं कि दोस्तों जो प्रतिबिंब है अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो दोस्तों जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा जो है उल्टा बनता है। ये बात जो है आप लोग हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों ऑप्शन में वास्तविक दिया हो तो आप लोग समझ जाइएगा कि उल्टा प्रतिबिंब इसका बनेगा। अगर वहीं पर आपसे कह दिया जाए कि इसका जो है आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो दोस्तों जो आभासी प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा बनता है। ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो सी और फोकस के बीच रखी है वस्तु, इसका दोस्तों जो प्रतिबिंब की प्रकृति है ये उल्टा व वास्तविक होगी। गाड़ी के हेडलाइट दाढ़ी बनाने में तथा सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जो कार्य का फार्मूला होता है वो क्या होता है, W बराबर होता है mgh। ठीक है, आप सभी को दोस्तों ये याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो m है, m कितना दिया है, तो 20 kg दिया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो g दिया है वो कितना दिया है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। और दोस्तों बात करते हैं ऊंचाई यानी दोस्तों h की, तो ये कितना दिया है, तो ये दोस्तों जो है 2 मीटर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है निकल कर आ जाएगा 400 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ रखिएगा, यहाँ पर 400 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों ये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो इसका एसआई मात्रक होता है कार्य का क्या होता है, तो दोस्तों जूल होता है, सभी को मालूम होगा। तो यहाँ पर 400 जूल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 2 पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं। ठीक है, m1 और m2 हैं, इनके बीच की दूरी अगर r है तब दोस्तों न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या होगा, F बराबर दोस्तों इसका फार्मूला हो जाएगा G m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर दोस्तों जो G है, ये जो G है, G को इसको ही बोलते हैं सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दोस्तों इसका जो मान होता है ये कितना होता है, तो 6.6734 इंटू 10 की पावर दोस्तों -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये दोस्तों इसका जो है मान होता है। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। आरआरबी ग्रुप डी में दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री जो है कोण पर जो है फेंके जाने पर जो है ये जो कोई भी वस्तु है वो सर्वाधिक दूरी तक दोस्तों प्रक्षेपित होती है। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं इसका जो फार्मूला होता है परास दोस्तों इसको बोलते हैं। परास दोस्तों इसी को रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, इसको दोस्तों रेंज बोलते हैं। तो रेंज का दोस्तों फार्मूला होता है, क्या होता है, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g होता है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा का दोस्तों अधिकतम मान कितना होता है, तो ये दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो दोस्तों साइन जो 1 है ये किसका मान है, तो साइन थीटा बराबर दोस्तों साइन 90 का मान है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
दोस्तों थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो फार्मूला है यहाँ पर 2 थीटा है, तो अगर बात करें दोस्तों 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो दोस्तों थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा, यानी दोस्तों 45 यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि जो आर मैक्सिमम कब होगा, दोस्तों जो आर मैक्सिमम है ये जब दोस्तों क्या होगा इसका फार्मूला, तो u² हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आर मैक्सिमम जो है u² हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो ये है इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मान दोस्तों निकल कर आ जाएगा फार्मूला इसका u² जो है ये आर मैक्सिमम का फार्मूला हो जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसको जो है ससंजक बल कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आसंजक बल किसे कहते हैं, तब दोस्तों यह जो है भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको जो है आसंजक बल कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उनमें डैश की कोटिंग होती है। तो यहाँ पर दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों फैक्ट की। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अक्रिस्टलीय ताप सुघट्य कठोर पदार्थ है जिस पर ऊष्मा तथा रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों इसका जो प्रयोग है घरों में बिजली के वायर, पाइप, केबल, इंसुलेशन, फर्श पर बिछाने वाली चादर आदि बनाने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये फैक्ट जो है आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ जो है 9 सेकंड में चढ़ता है। तो यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दोस्तों 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो देखिएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो h का मान दिया है कितना दिया है, तो 40 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों और प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। कितनी दिया है, 15 सेंटीमीटर दोस्तों जो है प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दिया है। तो इसका जो मान निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 600 सेंटीमीटर दोस्तों बदलेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। यहाँ से h का मान निकल कर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है 50 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो m है, m का मान कितना दिया है, तो 50 किलोग्राम दोस्तों यहाँ पर जो है m का मान दिया है। वहीं पर दोस्तों जो ये दिया है 9 सेकंड, ये दिया क्या दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों t का मान कितना दिया है, 9 सेकंड दिया है। ये भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों फार्मूला क्या होता है, सभी को मालूम है कि जो दोस्तों वर्क का फार्मूला होता है mgh, क्या होता है, mgh। तो यहाँ पर दोस्तों सभी के मान दिए हैं। m का मान दोस्तों दिया है कितना दिया है, तो 50 किलोग्राम दिया है। g का मान दोस्तों दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर दोस्तों हमने जो है h का मान निकाला है, कितना निकाला है, तो 6 मीटर निकाला है। तो यहाँ पर दोस्तों जब इसका इंटू कराएंगे तो 6×5 = 30 हो जाएगा और दोस्तों 2 जीरो और लगा देंगे और ये साथियों किसमें है, जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कार्य कितना निकल कर आ गया, तो यहाँ पर दोस्तों जो कार्य का मान है निकल कर आ गया है 3000 जूल। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है शक्ति। ठीक है, शक्ति ज्ञात कीजिए, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों शक्ति का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कार्य है, कार्य कितना निकल कर आया है, तो 3000 जूल जो है यहाँ से आपने निकाला था। और दोस्तों जो समय दिया है, समय कितना दिया है, तो 9 दिया है। ठीक है, जब इसको दोस्तों डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आ जाएगा 333.33 वाट दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वाट जो है इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों इसको जो है जड़त्व कहते हैं। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों याद रखिएगा कि जो जड़त्व है, तो जो जड़त्व का दोस्तों नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो
यहाँ पर आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने जो है इसके नियम का प्रतिपादन किया था। किसी वस्तु का दोस्तों जो जड़त्व होता है उसके द्रव्यमान की माप होती है, तो ये भी साथियों यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक स्थायी धारा I प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है और T समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा होगी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा I²RT होता है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, ये साथियों आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जो दर्पण का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि दोस्तों जो दर्पण है, दर्पण का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो f का मान दिया है वो कितना दिया है, तो f बराबर दोस्तों -20 दिया है, क्योंकि दोस्तों जो फोकस दूरी होती है वो जो है माइनस में होती है। ठीक है, और साथियों बात करें जो u है, u दोस्तों कितना है, तो ये भी दोस्तों माइनस में होता है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और दोस्तों आपसे जो है v का मान यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों सभी के मान दिए हैं, तो इस पे जो है सबके मान रख दीजिएगा। तो 1/ हो जाएगा -20। ठीक है, बराबर जो हो दोस्तों हो जाएगा 1/u का मान दिया है -30, और दोस्तों v का मान यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों v बराबर हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो है 1/v बराबर हो जाएगा, इसको जो है इधर भेज दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/30 माइनस का 1/20। दोस्तों जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v = इसका जब एलसीएम लेंगे तो 600 दोस्तों इसका एलसीएम आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर जो है 20 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 30 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर दोस्तों निकल कर आ जाएगा -10/600 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 0 से 0 काट देंगे तो कितना आ गया, 1/v का मान दोस्तों निकल कर आ गया 1/-60। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो v का मान निकल कर आया है, तो यहाँ पर दोस्तों जो v का मान निकल कर आया है कितना आया है, तो v = दोस्तों 60 जो है ये निकल कर आया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो माइनस चिन्ह है ये दोस्तों आपको बताता है यहाँ से वस्तु की प्रकृति के बारे में। तो दोस्तों जो वस्तु है, वस्तु कैसी है, तो दोस्तों ये जो है वास्तविक है, और हमने दोस्तों आपको बताया है कि जो भी वस्तु जो वास्तविक होती है वो हमेशा जो है उल्टा होती है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं बल्ब, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और जनरेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात करते हैं फैक्ट की। तो विद्युत जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है, और दोस्तों यह जो है माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा दोस्तों किया गया कार्य क्या है। तो दोस्तों हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो दोस्तों कार्य होता है, कार्य का दोस्तों फार्मूला होता है, क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, क्या होता है, mgh होता है। यहाँ पर दोस्तों जो कार्य है, यहाँ पर दोस्तों जो mg है, mg क्या है, mg जो है भार है। ठीक है, आप सभी को दोस्तों मालूम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो mg है, mg क्या है, तो ये दोस्तों जो है भार है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमको भार दिया गया है, कितना दिया है, तो 120 न्यूटन दोस्तों यहाँ पर भार दिया गया है, और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई कितनी दी है, तो ऊंचाई जो है 2 मीटर दी गई है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 12×24 यानी दोस्तों 240 जूल जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो विद्युत मोटर होती है इसमें चुंबकीय क्षेत्र में जो है
कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे दोस्तों कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं आगे कि फ्लेमिंग का दोस्तों जो बायां हाथ का नियम है ये क्या कहता है। तो इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। तो दोस्तों यदि जो है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है चालक के प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा दोस्तों चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। तो ये दोस्तों जो है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको जो है वजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा वजन। दोस्तों इसे जो है W बराबर mg से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको दोस्तों भार भी कहते हैं। तो दोस्तों इसको जो है mg से दर्शाया जाता है। जहाँ यहाँ पर दोस्तों जो m है, m क्या है, तो ये जो है दोस्तों द्रव्यमान है। ठीक है, और दोस्तों जो g है ये क्या है, तो ये साथियों जो है गुरुत्वीय त्वरण है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण है ये। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। तो दोस्तों जो ध्वनि प्रदूषण होता है ये किस में मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल में दोस्तों ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है। तो दोस्तों किस वैज्ञानिक ने बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोस्तों ये जो है बताया था। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान यानी दोस्तों बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो ये साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात करते हैं फैक्ट की। तो सेरिब्रम मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। इसे दोस्तों प्रोजेनसिफ्लॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रोजेनसिफ्लॉन भी इसको कहा जाता है। यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका दोस्तों मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना। यह दोस्तों शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा वायु श्वसन यानी दोस्तों एरोबिक रेस्पिरेशन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पैतृक और मातृ डीएनए। ये दोस्तों जो है किसी संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा पैतृक और मातृ डीएनए। ठीक है, ये दोस्तों जो है कण जो है संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं फैक्ट की। तो डीएनए मूल रूप से एक आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। यह दोस्तों जो है एक न्यूक्लिक अम्ल होता है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना का निर्माण करता है। यह दोस्तों कोशिका के केंद्रक में जो है धागे नुमा रूप में फैला रहता है और इसकी जो कुल मात्रा दोस्तों है ये केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा स्नेल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो स्नेल है ये अपना लिंग बदल सकता है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह दोस्तों जो पदार्थ है ये क्या कहलाता है। तो इसको दोस्तों क्यूटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा
क्यूटिन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन दिए हैं, अनुवांशिक संशोधन, तो ये दोस्तों कैंसर का कारण है। पर्यावरणीय कारक, ये भी दोस्तों है। अनुवांशिक उत्परिवर्तन, तो ये भी दोस्तों जो है कैंसर का कारण है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है, ट्रांसमिशन, ये दोस्तों जो है कैंसर का कारण नहीं है। तो ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं फैक्ट की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर के लिए सामान्य कारक निम्नलिखित हैं: अनुवांशिकी, पर्यावरणीय कारक, उम्र से संबंधित, खराब आहार का सेवन, इन्फेक्शन, खराब प्रतिरक्षा, दवाएं और चिकित्सा उपचार, सूजन संबंधी विकार। ये दोस्तों जो है WHO के अनुसार कैंसर के लिए सामान्य कारक बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। दोस्तों जो प्रोटीन की कमी से जो होने वाला रोग है उसको दोस्तों क्वाशियोरकर कहते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा विभज्योतक जो है, ये साथियों जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक विविधता डैश है। तो ये दोस्तों जो है ऑप्शन दिए हैं कि एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर, तो ये सही है। माता पिता और संतानों के बीच अंतर, तो ये भी दोस्तों सही है। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, तो ये भी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी दोस्तों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि फर्न पौधे में बीजाणु कहाँ पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों जो फर्न पौधा होता है इसमें जो बीजाणु जो है पत्तियों के निचली सतह में जो है स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात करते हैं फर्न पौधे की। तो जो फर्न दोस्तों है इसको पर्णांग भी कहा जाता है। ये दोस्तों एक बिना पुष्प वाला पौधा है। इसको जो है जड़, तना, पत्ती 3 भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों यह जो है बीजाणु धानियों से बीजाणु उत्पन्न करता है और इसी से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों जो फर्न है, फर्न एक पूर्ण विकसित संवहनी प्रणाली वाला पहला पौधा है। यह दोस्तों टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं और फर्न अपने सजावटी और औषधि उपयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ये साथियों यहाँ पर फैक्ट ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जननांगी हर्पीज संक्रमण के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो जननांगी हर्पीज दोस्तों है ये विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पराग ट्यूब पर विकास भूमि अनुकूलन में डैश का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्पर्मेटोफाइट्स। ये दोस्तों जो है एक महत्वपूर्ण चरण है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा अस्थिबंध, यानी दोस्तों लिगामेंट से जो है 2 हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं। तो ये साथियों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि HIV संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन दिए हैं HIV संक्रमित मां से उनके नवजात बच्चे में संचरित हो सकता है, सही है दोस्तों। ये किसी मच्छर द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद उस मच्छर के काटने से HIV संचरित हो सकता है, तो ये दोस्तों गलत है। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से संचरित हो सकता है, तो ये भी दोस्तों सही है। HIV संक्रमित रक्त के आधान से HIV संचरित होता है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर सही है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा विभज्योतक जो है ये दोस्तों रूट टिप यानी दोस्तों जड़ में जो है ये ऊतक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि बालों का रंग डैश के कारण होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो बालों का रंग दोस्तों जो है ये मेलानिन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस के द्वारा दोस्तों जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति शुरू की गई थी। ठीक है, तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फैक्ट की बात करते हैं तो कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया, इसलिए दोस्तों इन्हें जो है वर्ग की का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है
दोस्तों इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। दोस्तों जो पहला शब्द है वंश का नाम और जो दूसरा शब्द है ये जाति का नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के पश्चात उस वर्ग की विध का नाम लिखा जाता है जिसने दोस्तों सर्वप्रथम इस जाति को वर्तमान नाम प्रदान किया था। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया है कि मानव का दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम है होमो सैम्पियंस। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं थायरॉक्सिन की, तो ये साथियों थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों जो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है जिसे गलगंड दोस्तों या ग्वाइटर रोग कहते हैं। तो ये साथियों आप पर जो है याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा सरीसृप। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों फैक्ट की, तो जिन जंतुओं में दोस्तों मेरुदंड नहीं होता है उसे अकशेरुकी जंतु कहते हैं। दोस्तों बात करें अकशेरुकी की, तो दोस्तों इनमें जो है अरेक्निड, स्पंज, कीट, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा आदि शामिल हैं। वहीं पर दोस्तों जिन प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी जंतु कहा जाता है। ठीक है, और इस श्रेणी में मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी शामिल हैं। ठीक है, वहीं पर दोस्तों बात करें जो रेंगकर चलने वाले असमतापी कशेरुकी जीवों को सरीसृप कहते हैं। अगर दोस्तों बात करें एग्जाम्पल की तो सांप, छिपकली, कछुआ आदि दोस्तों जो है ये सब क्या हैं, तो ये साथियों जो है सरीसृप हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के 20 प्रश्नों की, ये दोस्तों यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि एक कोश में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा 2n स्क्वायर के द्वारा दोस्तों इसको दर्शाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो दोस्तों जो विक टाइप लाइटर में दोस्तों जो गैस भरी जाती है उसका नाम है ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, बात करें ब्यूटेन की तो एक उच्च ज्वलनशील, रंगहीन और आसानी से द्रवा अवस्था में आ जाने वाली दोस्तों ये गैस है। इसके दोस्तों सूत्र की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो अणुसूत्र होता है C4H10 होता है। तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 118 दोस्तों जो तत्व हैं ये वर्तमान में ज्ञात हैं। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गैलियम आर्सेनाइड। अब दोस्तों बात करें सौर सेल बनाने में दोस्तों गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम आर्सेनाइड तथा सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो गैलियम आर्सेनाइड है इसको दोस्तों उपयोग आमतौर पर उच्च दक्षता वाले सौर सेलों में होता है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता डैश है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, जो ऑक्सीजन की संयोजकता OF2 यौगिक में +2 होती है, अतः दोस्तों ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता भी +7 होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं फैक्ट की, तो जो शुष्क HCl गैस जो है लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में यह आयनीकरण न कर पाने के कारण आयन उत्पन्न नहीं कर पाती है, इसलिए दोस्तों जो है यह हवा अम्ल की तरह कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो दोस्तों जो ऑप्शन दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीरा, फ्लोरीन या दोस्तों ग्रेफाइट। तो यहाँ पर दोस्तों जो हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट दोस्तों हैं ये साथियों कार्बन के अपरूप हैं। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पावर अल्कोहल डैश और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। तो ये दोस्तों पेट्रोल का मिश्रण है। ठीक है,
तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों कथन दिए हुए हैं H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है। साथियों जो कथन है ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों कथन है कि ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 देता है। तो ये भी दोस्तों सही है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है डैश टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन दिए हैं सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, फ्लोराइड और दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों यहाँ पर जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट, फ्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट ये दोस्तों जो है टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो टूथपेस्ट की सामग्रियों में जो सोडियम कार्बोनेट दोस्तों है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें सोडियम कार्बोनेट की तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। इसको दोस्तों धोने वाला सोडा या धामन सोडा भी कहा जाता है। तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सी धातु है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि C6H6 क्या है। तो ये दोस्तों जो C6H6 है ये साथियों बेंजीन है, ठीक है। ये साथियों आप सभी को मालूम होगा, आसान प्रश्न था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। दोस्तों जो परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज है ये जो है हिदेकी युकावा ने किया था। तो यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा मेंडलीव, ठीक है। साथियों अगला क्वेश्चन है डैश का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में जो है शामिल दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया है ये CaOH2 प्लस Cl2 एरो CaOCl2 प्लस H2O ये दोस्तों जो है इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग यह ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि M कक्ष यानी दोस्तों M सेल डैश इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है। तो साथियों आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बेरियम और पोटेशियम के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा BaO और K2O ये साथियों इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं फैक्ट की तो पोटेशियम के वर्ग फर्स्ट ए धातु है, इसकी दोस्तों जो संयोजकता है 1 है, इसलिए दोस्तों इसके जो ऑक्साइड का सूत्र होगा K2O होगा, ठीक है। यहीं पर दोस्तों जो Ba है ये जो वर्ग सेकेंड ए का तत्व है इसकी दोस्तों जो संयोजकता है ये साथियों 2 है, इसलिए दोस्तों इसकी जो ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा BaO, ठीक है। तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धसे हुए होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा J.J. थॉमसन ने जो है ये दोस्तों सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक धनावेशित गोले में धसे होते हैं, ठीक है। साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। साथियों अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए और साथियों वहाँ पर जो है आप लोग को सभी क्लास की PDF मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।